नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। अंग्रेजी ग्रामर में अब तक हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, जिसे हिंदी में आप लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग इसकी परिभाषा पर बात करें, वर्ब क्या है या क्रिया क्या है, तो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण में कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, किसी काम को आप यदि करते हो या कोई कार्य होता है, ठीक है, करना या होना पाया जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में देखें तो इसका डेफिनेशन है, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट इज नोन एज वर्ब। एक ऐसा शब्द जो क्रिया के या किसी काम के होने के किसको बताए? किसी काम के होने को बताए, अवस्था को बताए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई काम कर रहे हैं आप, और जब काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रिया हो रही है, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे मैंने कहा लिखना, ठीक है, लिखना करके बोला, तो लिखना क्या है? एक कार्य है, और इससे हमें किसी काम के होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि लिखना, पढ़ना, घूमना, चलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। अब यदि हम क्रिया के प्रकार के बारे में बात करें, तो ये इंग्लिश में 4 प्रकार के क्रिया होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में मुख्यतः 2, लेकिन एक अलग द्विकर्मक क्रिया को यदि हम लोग मिला दें तो उसमें 3 क्रिया होता है हिंदी में, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग क्रिया के बारे में बात करेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रिया के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इनकम्प्लीट, ठीक है, और चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया बच्चों? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इनकम्प्लीट और ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, इनकम्प्लीट अपूर्ण क्रिया, और ऑक्सिलरी बोले तो सकारात्मक क्रिया बेटा, ठीक है। अब देखें, आप यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया, अर्थात सकर्मक क्रिया, सकारात्मक बोल दिया मैं, सकर्मक क्रिया होता है। तो जिस वाक्य में हमको क्या मिलता है? कर्म मिलता है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो राम है, यदि मैं हिंदी के स्ट्रक्चर की बात करूँ, वाक्य संरचना की बात करूँ, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कर्ता, उसके पश्चात आता है कर्म, उसके पश्चात आता है क्रिया, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होता है? राम इट्स मैंगो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है क्रिया, और क्रिया के बाद फिर आता है कर्म। तो जिस वाक्य में या जिस संरचना में, वाक्य संरचना में क्या होगा? कर्म होगा, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पर राम आम खाता है। अब यदि मैं पूछूंगा कि राम क्या खाता है, तो आप बोलोगे राम खाता है, ऐसा बस मैं बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या खाता है पूछोगे, और जब क्या खाता है इस तरीके से पूछोगे तो आपके पास जवाब आएगा कि राम आम खाता है, ठीक है।
तो आप लोग बताओगे आम खाता है, तो यही आम जो है वो क्या है, इसका कर्म है। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही रोट एन एसे, वह एक एसे या निबंध लिखता है। वह एक निबंध लिखता है। ठीक है, वह एक निबंध लिखता है। अब यदि बोल दे कि वह लिखता है, तब समझ में नहीं आएगा। आप पूछोगे क्या लिखता है, तो फिर बताएंगे निबंध लिखता है। ठीक है, तो आप बताओगे जब निबंध लिखता है तो वही क्या है, उसका कर्म है। क्या चीज़ लिख रहा है, इसका यदि जवाब नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ हम लोगों को इसका जवाब मिल रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वह एक निबंध लिखता है, तब ये सकर्मक क्रिया, और केवल कहूँ कि वह लिखता है तो अकर्मक क्रिया। समझ में आया बच्चों। अब दूसरा देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें कर्म नहीं रहेगा। जैसे राम रन्स स्लो, राम धीमा दौड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैं यदि इनसे सवाल पूछूं कर्म जानने के लिए कि राम दौड़ता है, पहले मैं बोलूँगा तो राम क्या दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, ऐसा पूछने पर इसका मुझे कुछ जवाब मिला क्या, नहीं मिला। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। कर्म है या नहीं, ये जानने के लिए आपको क्या या फिर किसे लगाकर आपको प्रश्न पूछना है। राम क्या दौड़ता है, राम किसे दौड़ता है, जवाब मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन यदि हम पहले वाले वाक्य पर बात करें, राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। राम किसे खाता है, तो राम आम को खाता है। इस तरीके से उसका जवाब मिलता है। ठीक है, और यदि यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है वाक्य वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। ठीक है, द बॉयज़, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, द बॉयज़ प्ले इन द मॉर्निंग, लड़के सुबह खेलते हैं। अब यदि मैं पूछूं लड़के क्या खेलते हैं, जवाब मिला क्या, जैसे लड़के सुबह खेलते हैं। अब मैं यदि बोलूं लड़के क्या खेलते हैं, तो जवाब मिला नहीं। लड़के किसे खेलते हैं, जवाब मिला नहीं। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, जिसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा। समझ में आया ना। कर्म सकर्मक है या अकर्मक कैसे जानेंगे, तो आपको क्या और किसे, कर्ता और क्रिया के बीच, क्या और किसे शब्द यदि आप पूछे, ये कर्ता है और ये क्रिया है, इन दोनों के बीच में यदि आप क्या करोगे, प्रश्न करोगे, क्या और किसे शब्द जोड़कर, तो जो पता चलेगा, यदि उसका जवाब मिल गया आपको, तब आप कहोगे कि वो कर्म है, सकर्मक है। और यदि आपको जवाब नहीं मिला, तब आप लोग बोलोगे कि वो जो वाक्य है वो सकर्मक नहीं है। ठीक है, तो देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया, अकर्मक वाला। इसमें भी हम क्या और किसे अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ये जो प्रश्न है वो, और ये जो वाक्य है वो कर्मक क्रिया का वाक्य है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि मैं इनकम्प्लीट वर्ब पर बात करूं, अपूर्ण क्रिया पर, तो देखें एग्जाम्पल देखें, ही इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ही इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है।
अब देखिए वह एक खिलाड़ी है, ठीक है, वह एक खिलाड़ी है, लेकिन हमें इससे किसी काम के होने का पता चला क्या, कि क्या काम हो रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या? वो एक खिलाड़ी है, ठीक बात है, वो एक खिलाड़ी है। किसी भी काम के होने का हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। और इसी वजह से ही ये जो क्रिया है वो क्या हो जा रहा है? अधूरा, कि हमको किसी काम के बारे में पता नहीं चल रहा है। जैसे आप दूसरा अब वाक्य देखेंगे कि रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ओके, अब मुझे ये बताइए, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो फिर क्रिया पूरा हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वाक्य है वो अपूर्ण क्रिया का वाक्य है। ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ इंजीनियर, आप जो भी बोलोगे वो सारी चीज़ें कौन से वर्ब के तहत आएंगी, उसका जो एग्जाम्पल है वो अपूर्ण क्रिया के तहत। ठीक है बच्चों, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो है, लेकिन इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? अपूर्ण क्रिया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ में आया? ठीक है ना। अब हम लोग चौथा प्रकार देखने जा रहे हैं। चौथा प्रकार क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया। अब देखें, सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया में आप यदि देखोगे तो एक मुख्य के बाद में उसी की सहायता के लिए जो आता है उसे हम लोग सहायक कहते हैं। अब जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, यदि मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया है तो उसी के हेल्प के लिए आया जो वर्ब है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब यदि आप देखोगे मैं, ठीक है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जाना, जाना जो है वो मुख्य क्रिया है, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ में जो एम लगा है, एम, यही एम जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। गो क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगकर गोइंग हो गया, और उसके साथ में जो ये एम लगा है वो क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तो ये जो आर शब्द आया ना, यू आर प्लेइंग, आर शब्द जो आया ये क्या है? सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रियाओं का एक समूह होता है, ठीक है, उसको आप लोग जब पढ़ोगे जानोगे कि जो समूह है सहायक क्रियाओं का, तो कौन कौन से समूह हैं और कौन से वाक्य में हम लोगों को कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग करना है, ये आप लोग जानोगे टेंस में। लेकिन इससे पहले आप सहायक क्रिया और जितने भी मुख्य क्रिया हैं, तो मुख्य क्रिया के 3 रूप होते हैं, और उन तीनों रूपों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करने की चीज़ है? वर्ब तीनों आप समझ सकते हैं, ठीक है, और लॉजिकली जो है उसको तो समझोगे, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूं तो ऑक्सिलरी वर्ब में बहुत सारे हैं, जैसे इज़, एम और आर तो आप पढ़ ही लिए, है ना, वाज वर है, ठीक, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हैज़ है, हैव है ना, हेड है,
ठीक, बीन है, समझ में आया, बी है, बीइंग है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, सहायक क्रियाएं हैं। इसी तरीके से डू है, डज है, डीड है, ठीक, ये सब क्या है, सहायक क्रिया। और क्या क्या है, विल है, सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब यदि मैं वर्ब के मैं वर्गीकरण करूं कि वर्ब को अलग अलग उनकी दक्षता के आधार पर बांटा गया है, तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रांग वर्ब और एक तो वीक वर्ब। तो स्ट्रांग कहने का मतलब क्या है और वीक कहने का मतलब क्या है, समझते हैं इन बातों को। देखिए, ऐसा वर्ब जिसको सेकंड और थर्ड रूप जो रहता है डी या ईडी लगाकर नहीं बनते। अभी मैंने बताया आपको कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप, ठीक है बच्चों। 3 रूप होते हैं वर्ब के, और तीनों रूपों को हम लोग जनरली इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के रूप में, इसको हम लोग पास्ट के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड रूप रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में उपयोग में आता है, ठीक है। और फ्यूचर की यदि बात करें तो फ्यूचर में तो जनरली पहला रूप ही यूज़ करते हैं, पहला वाला यदि सिंपल फ्यूचर की बात करें तो। और अगले क्रम में जैसे परफेक्ट वाला बात रहता है तो परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म रहता है और थर्ड फॉर्म रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रांग वर्ब रहता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो डी या ईडी लगाकर नहीं बना सकते उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांग वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन है। गो मतलब जाना होता है, वेंट मतलब गए, ठीक है, और गॉन मतलब जा चुके हैं। डू, डिड, डन, इस तरीके से ऐसे अनेक वर्ब हैं जिसका रूप जो रहता है वो बिल्कुल पहले, दूसरे और तीसरे तीनों का जो रूप रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है बच्चों। और इस वर्ब को हम लोग स्ट्रांग वर्ब बोलते हैं। वीक वर्ब क्या रहता है, ऐसा वर्ब जिसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम लोग डी या ईडी लगाकर बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वीक वर्ब कहलाता है। जैसे प्ले है तो हम लोग प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड में हम लोग प्लेड ईडी लगाकर क्या कर लिए, जैसे प्ले मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म, अब मैं यदि इसी में ईडी लगा दूं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, तो ये सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। इसका सेकंड और थर्ड दोनों समान रहता है। जैसे क्रिएट लिखा है तो क्रिएट में क्रिएटेड और क्रिएटेड, इस तरीके से क्या रहेगा, ये इसमें ईडी और ईडी लगाकर हम लोग इसको बना लेते हैं बच्चों। आगे ना समझ में। स्ट्रॉन्ग में बिल्कुल अलग रहेगा तीनों रूप, और वीक वर्ब में क्या रहेगा, डी या ईडी लगाकर हम लोग सेकंड और थर्ड रूप को उसको बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगले क्रम में देखने वाले हैं बी का रूप। जैसे बी का कुछ सहायक क्रिया की यदि हम बात करें, जैसे इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ऐसा लिखा है। अभी मैंने आपको बताया इज, एम, आर के बारे में। इज, एम, आर, इसका जो रूप होता है बी का ही रूप है, और बी का जो रूप है उसमें बी का जो रूप है उसके अंतर्गत में यदि मैं बात करूं तो इज, एम, आर, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैज़, अभी मैंने इसी को तो बताया, यही क्या है, बी का जो रूप है। और जब बी का रूप है तो यही सारी चीज़ें किस में आती हैं, अलग अलग टेंस के हिसाब से आता है। और मैं आपको इसके बारे में जब क्या बोलते हैं हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे हैज़, हैव का प्रयोग, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता
चल जाए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको बता ही दूं इसके बारे में, छोटा सा है ये। क्या लिखा है कि कुछ सहायक क्रिया इज एम आर, तो ये तो मैंने आपको बताया। अब जैसे हैज़ हैव का प्रयोग मैं यदि आपको बताऊं, तो हैज़ हैव का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आप देख पा रहे हैं जैसे आपके सामने में लिखा है, हैज़ और हैव का जो प्रयोग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। हैड का जो प्रयोग है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। डू डज का जो प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में होता है। ये हम लोग डू और डज का यूज़ जनरली सिंपल प्रेजेंट में यदि कर रहे हैं तो नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, और जैसे डिड दिया है, तो डिड का जो प्रयोग है, ठीक है, हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं डिड का जो प्रयोग है उसको। उसके पश्चात फिर है मे एंड माइट। तो मे और माइट का जो उपयोग है वो संभावना या अनुमति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में इंटर करने से पहले पूछते हैं कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, इसका मतलब आप क्या मांगते हो? अनुमति मांगते हो। तो मे और माइट का जो उपयोग है वो अनुमति लेने के लिए होता है। ठीक है, उसके पश्चात फिर केन एंड कुड। देखिए केन जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है और एक्चुअली ये एक मॉडल है, केन, कुड, मे, माइट। तो मे का ही सेकंड फॉर्म या फिर उसका पास्ट रूप बोल दिया जाए तो माइट है, और केन का पास्ट रूप क्या है? कुड है। ठीक है, तो केन जो रहता है वो क्या है? एक्चुअली मॉडल है। और अभी मैंने बताया कि ये क्षमता को व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इसे लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे यस आई कैन राइट दिस लेसन, मैं इस लेसन को लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, और भविष्य काल व अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ की अनिवार्यता को यदि व्यक्त करना है, ज़रूरी चीज़ों को व्यक्त करना है, तो केन और कुड का प्रयोग करते हैं। और आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में जब टेंस में पढ़ोगे, ठीक है, और मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल के सहित पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से क्या बोलते हैं, ये मस्ट। ठीक है, मस्ट ज़रूरत व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों को बोल दिए कि आपके पास जूता मोजा आपको लगाकर आना अनिवार्य है, इस तरीके से यदि बोल रहे हैं, ज़रूरी चीज़ हैं या ज़रूरत के लिए है, तो इन सब चीज़ों के लिए मस्ट का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर डेयर को जनरली साहस व्यक्त करने के लिए, जैसे आपको बोल दिया जाता है हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपका साहस कैसे हुआ, तो इस ये डेयर साहस को व्यक्त करने के लिए कर देते हैं। उसके पश्चात यूज्ड टू, आदत को व्यक्त करने के लिए, जैसे आपका कोई हैबिट है, ठीक है, जो भी है, आपका जल्दी उठने का है या फिर देर से उठने का है, गाना गाने का हैबिट है, ठीक है, या मूवी वगैरह देखने का हैबिट है, जो भी आपका हैबिट है उसके लिए यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। हम आपको इन सब के बारे में एग्जाम्पल सहित बताएंगे आप लोगों को, तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम वर्ब के ये तो क्या हो गया, मॉडल के बारे में हो गया। अब यदि मैं वर्ब के अलग अलग प्रकारों पर बात करूं, तो ये है आप लोगों का वर्ब का अलग अलग प्रकार, जिसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से ये क्या होता है, आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने में ये जो है, ठीक है, इसको यदि आप देखेंगे तो आपको लिखेगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आर, वेयर, बीन, एरोज, एराइजन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, कैच, काट, ब्रिंग, ब्रॉड, बिल्ड, बिल्ट, अवेक, अवोक, अटेंड, अटेंडेड, ठीक है, बिकम, बिकम। तो बाई, बाट, इस तरीके से वर्ब के 3 रूप होते हैं, और आप सभी इन सभी को क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, आपके मैं ये जो है आपको इसका पिक अवेलेबल करा दिया जाएगा।
ठीक है। आप पहले इनको लिख के अच्छे से याद कीजिए इनको, उसके पश्चात ही हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में आर्टिकल वगैरह टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों का ये जो वर्ब वाला सेक्शन मजबूत है तो आप लोगों का टेंस भी अच्छे से बन पाएगा। आप इन सभी चीज़ों का मायने भी ढूंढिए कि क्या होता है, ठीक है। जैसे गो का जाना, डू का करना, कैच का पकड़ना, ब्रिंग का लाना, बिल्ड मीन्स निर्माण करना, अवेक जागना, अटेंड उपस्थित होना, ठीक है। बाई खरीदना, कम आना, कट काटना, क्लेम उछलना। इस तरीके से आप लोगों को इनके बारे में क्या होना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए। और आप सभी इनको लिखिए ताकि आपसे ये अच्छे से बनने लग जाए, ठीक है। आया समझ में। और हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया बच्चों? तो आप वर्ब को इसी तरीके से इसी क्रम में अच्छे से लिख के रखिएगा। तब तक हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।